ऐसा लगता है कि सौरमंडल का अध्ययन मानव जाति ने किया है, अगर पूरी तरह नहीं तो पूरी विस्तार से। ग्रहों की पहचान बहुत पहले ही कर ली गई है। रोवर्स लंबे समय से मंगल पर यात्रा कर रहे हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की लगभग नाम से गिनती हो चुकी है और यहाँ तक कि उनके एक का नमूना लेकर पृथ्वी पर शोध के लिए लाया गया है। लेकिन यही वह जगह है जहाँ वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। पता चलता है हमारा पूरा सौरमंडल, जिसमें काफी दूर तक ओट बादल शामिल है, जो सूर्य से एक प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, एक विशाल बुलबुले में डूबा हुआ है। इसका व्यास 1000 प्रकाश वर्ष है और जो अद्वितीय है, हमारा सूर्य इस बुलबुले के लगभग केंद्र में है। क्या हम सचमुच एक विशाल बुलबुले में रह रहे हैं? और वास्तव में हमारा सौरमंडल कैसे काम करता है? (1977) में वोयेजर 1 और 2 को केप कैनावेरल से 1 महीने से कम अंतराल में प्रक्षेपित किया गया था। वैसे वायेजर 2 पहले प्रक्षेपित हुआ था, लेकिन चूंकि इसकी उड़ान पथ अलग थी, यह हमारी सौर प्रणाली के किनारे पर बाद में पहुंचा। अपने सहकर्मी के 6 साल बाद दोनों उपकरणों ने एक बहुत अजीब विसंगति पाई। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाते हैं, अंतरिक्ष की घनत्व बढ़ती जाती है। इंटरस्टेलर अंतरिक्ष को आमतौर पर एक निर्वात माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। पदार्थ की घनत्व अत्यधिक कम है, लेकिन यह फिर भी मौजूद है। सौर मंडल में, सौर वायु में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की औसत घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर 3 से 10 कणों की है, लेकिन यह सूरज से दूर जाने पर कम होता है। अंतरिक्ष की सबसे कम घनत्व सौर मंडल के किनारे पर होती है। इस सीमा को हीलियोपॉज कहा जाता है। इस पर सौर वायु की गति सूर्य से उत्सर्जित चार्ज्ड कणों का प्रवाह, या दूसरे शब्दों में सौर प्लाज्मा, शून्य पर आ जाता है। सूर्य और हीलियोपॉज के बीच का क्षेत्र हीलियोस्फीयर कहलाता है। यह एक प्रकार का बुलबुला है जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह डूबे हुए हैं। इस सीमा पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की घनत्व 0.002 कण प्रति घन सेंटीमीटर है। गणनाओं के अनुसार हेलियोपॉज के पीछे यानी इंटरस्टेलर स्पेस में कणों की घनत्व 0.037 कण प्रति घन सेंटीमीटर होनी चाहिए। वॉयेजर 2 उपकरण ने दिखाया कि सौर मंडल के बाहर सूर्य से 119.7 खगोलीय इकाइयों या 17.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर घनत्व 0.039 कण प्रति घन सेंटीमीटर था। यह लगभग गणनाओं से मेल खाता था, लेकिन फिर विचित्रता शुरू हुई। 124.2 खगोलीय इकाइयों या 18.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर घनत्व 0.12 कण प्रति घन सेंटीमीटर था। घनत्व क्यों बढ़ रहा है, हम निश्चित रूप से इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए एक और बुलबुले के बारे में बात करते हैं जो हेलियोस्फीयर से कहीं बड़ा है, ताकि आप ब्रह्मांड के सभी विवेक की सराहना कर सकें, जिसने हमें एक साथ 2 बुलबुले में पैक किया है और उनके बीच के संबंध को समझ सकें। जब आप गहरे अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यह अंतरिक्षीय धूल और चमकीली गैस के बादलों से भरा है, लेकिन पिछले सदी के 70 और 80 के दशक में खगोलविदों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि सूर्य के आसपास का आकाश गंगा का स्थान इस तस्वीर से अलग है। सौर मंडल लगभग एक पूर्ण रिक्तता में लटका हुआ प्रतीत होता था। इस वर्ष हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स (CFA) के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि हाँ, हम वास्तव में एक प्रकार के खालीपन में हैं। उन्होंने सबसे जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन का संचालन किया, अंतरिक्ष और समय का त्रिआयामी पुनर्निर्माण किया। अध्ययन से पता चला कि सूर्य और पृथ्वी लगभग एक विशाल बुलबुले के केंद्र में स्थित हैं, जिसका व्यास 1000 प्रकाश वर्ष है, जिसे उन्होंने लोकल बबल नाम दिया। गणनाओं के अनुसार यह लगभग 1,40,00,000 वर्ष पहले बनना शुरू हुआ। इसके लिए यह आवश्यक है कि लगभग 15 सुपरनोवा कई मिलियन वर्षों में फटें। इन विस्फोटों की श्रृंखला ने इंटरस्टेलर गैस को प्रकाश के दबाव के साथ बाहर की ओर धकेला, एक बुलबुले जैसी संरचना बनाई जिसका सीमांत पर घना सतह है, और अब बुलबुला आकार में बढ़ता जा रहा है। जब बुलबुला पहली बार बना तो यह लगभग 60 मील प्रति सेकंड की गति से फैल रहा था, जैसा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया स्पेस ऑब्जर्वेटरी द्वारा एकत्र किए गए डेटा में कहा गया है। वर्तमान में बुलबुला अभी भी 4 मील प्रति सेकंड की गति से फैल रहा है। उसकी सतह पर 7 तारा निर्माण क्षेत्र पाए गए, घने आणविक बादल जहां तारे बनते हैं। तारा निर्माण की प्रक्रिया स्थानीय बबल की सतह पर हर जगह होती है और आकाशगंगा में कई ऐसे बबल हैं
इसलिए यह संभव है कि अन्य तारे भी हों जिनके पास ग्रह हों, जो हमारी तरह अपने स्थानीय बबल में हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं था। जब ये विनाशकारी विस्फोट हुए तो सूर्य घटनास्थल से काफी दूर, लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर था। लेकिन जैसा कि जो ऑल्वेस वियना विश्वविद्यालय के एक खगोल भौतिकविद ने बताया, लगभग 50 लाख वर्ष पहले जब यह आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा था, सूर्य लगभग इस बुलबुले के केंद्र में आ गया। यह सुपरनोवा से पृथ्वी की परत में लोहे के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की उपस्थिति से मेल खाता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि आकाश गंगा में शायद और अधिक तारा निर्माण बुलबुले हो सकते हैं। CFA के शोध लेखक और खगोल शास्त्री अलीसा गुडमैन, जिन्होंने क्लू की स्थापना की, अपने बयान में बताती हैं कि सांख्यिकीय रूप से सूर्य एक विशाल बुलबुले के मध्य में नहीं होता यदि वे हर जगह नहीं फैले होते। स्थानीय बुलबुला वही बुलबुला है जिसमें हम वर्तमान में हैं, उन्होंने कहा। हमें लगता है कि सूर्य ने शायद अपने इतिहास में बहुत सी सुपर बबल्स के माध्यम से यात्रा की है। वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की तुलना स्विस चीज से की। ब्रह्मांड में छेद सुपरनोवा विस्फोटों द्वारा बनते हैं और नए तारे मरते हुए तारों द्वारा बनाए गए छेद के किनारे पर बन रहे हैं। रिसर्च टीम और भी कई कॉस्मिक बबल्स को मैप कर रही है ताकि उनकी लोकेशन, साइज और शेप पता कर पाएं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में ये बुलबुले कहाँ स्थित हैं, इसका मानचित्रण करके खगोलविद यह समझ सकते हैं कि ये बुलबुले सितारों के लिए नर्सरी के रूप में कैसे काम करते हैं, ये बुलबुले एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं, और आकाश गंगाएं जैसे मिल्की वे समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। स्थानीय बुलबुला खुलने के साथ सौरमंडल की संरचना इस प्रकार दिखती है। इसके केंद्र में सूर्य है, जिसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। अंतिम ग्रह नेपच्यून है, जो लगभग 4.45 अरब किलोमीटर या 30 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर है। यह पृथ्वी से 30 गुना अधिक दूरी पर सूर्य से है। नेपच्यून के पीछे कूपर बेल्ट है, जो छोटे आकाशीय पिंडों का संग्रह है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध प्लूटो है, जिसे लंबे समय तक एक ग्रह माना जाता था। कूपर बेल्ट लगभग 55 खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है। आगे 125 से 135 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर एक हेलियोपॉज है, जिसे हम पहले ही वर्णित कर चुके हैं। अब हम यह समझाते हैं कि इसकी सीमा पर घनत्व क्यों बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सौर प्लाज्मा अंतरतारकीय प्लाज्मा से टकराता है। कल्पना कीजिए कि दो धाराएं ब्रह्मांडीय गति से आमने सामने टकरा रही हैं। निश्चित रूप से टकराव के बिंदु पर घनत्व बढ़ता है। ये जैसे एक ट्रैफिक जाम है, कणों की अराजकता। और इस जाम के पीछे 0.75 से 1.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ओट क्लाउड फैलता है, बर्फीले वस्तुओं का एक गोलाकार बादल जो लगभग 1 खरब तक होता है। लंबी अवधि के धूमकेतु यही से आते हैं। यहाँ अंतरतारकीय हवा पहले से ही प्रभुत्व बनाए हुए है, लेकिन सूर्य अभी भी अपनी अंतिम शक्ति से अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पिंडों को पकड़े हुए है। बेशक हमारे कई दर्शक ये सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा, हम एक बुलबुले में हैं जो पृथ्वी के मानकों के हिसाब से बहुत बड़ा है, दोहरा बुलबुला भी, स्थानीय और हेलियोस्फीयर, तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस छोटे बुलबुले हेलियोस्फीयर के बारे में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उसके कारण, उसकी सीमा पर बने ट्रैफिक जाम के कारण पृथ्वी को आकाश गंगा के केंद्र से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कणों से विश्वसनीय रूप से सुरक्षा मिलती है। अब स्थानीय बुलबुले के लिए वैज्ञानिकों ने लंबे समय से पता लगाया है कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे एक सर्पिल डिस्क के आकार की है। इसके केंद्र से कई सर्पिलें अलग होती है, जिन्हें खगोल शास्त्र में भुजाएं कहा जाता है। अभी हमारा सूर्य लगभग धनु भुजा और पर्सियस भुजा के बीच में है और हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। यह 200 मिलियन वर्षों में एक चक्कर लगाता है। हम इसे एक गैलेक्टिक वर्ष कहते हैं। मानवीय वर्ष की तुलना में इस सौर वर्ष का 0.008 भाग ही बीता है। अपने मार्ग में सूर्य अपनी सभी ग्रहों के साथ सिर्फ बुलबुले ही नहीं, बल्कि तारों के बीच गैस के जमावों को भी पार कर गया, जब अंतरिक्ष में पदार्थ की घनत्व सैकड़ों गुना बढ़ गई। खगोल भौतिक विज्ञानी मिरोस्लाव फिलिपोविक ने आकाशगंगा के नवीनतम मॉडल का उपयोग करते हुए यह जांचा कि जब सूर्य ने आकाशगंगा के बाहुओं को पार किया, जहां अंतरतारकीय अंतरिक्ष का घनत्व बहुत अधिक है, तब पृथ्वी पर क्या हुआ। सूर्य के सर्पिल भुजाओं को पार करने के समय और 5 ज्ञात सामूहिक विलुप्ति घटनाओं के बीच एक संबंध पाया गया है। 415, 322, 300, 145 और 33 मिलियन वर्ष पहले। इसलिए हम मान सकते हैं कि अब सूरज एक शांत बंदरगाह में है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए अनुकूल है।
और हम कह सकते हैं कि मानवता बहुत भाग्यशाली है कि हम पृथ्वी पर एक प्रजाति के रूप में तब प्रकट हुए जब सूरज स्थानीय बुलबुले में आया था, या शायद ये दो घटनाएं किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। मानव का प्रकट होना और सूरज का सुरक्षित बंदरगाह स्थानीय बुलबुले में होना। विज्ञान के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम अपने सिर के ऊपर ऐसा रंगीन आकाश केवल इस तथ्य के कारण देख सकते हैं क्योंकि हम व्यावहारिक रूप से एक शून्य स्थानीय बबल में हैं। यदि हमारे चारों ओर की अंतरिक्ष घनी होती तो कई तारे अदृश्य होते, और कौन जानता है कि क्या हम अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में उतना जानते जितना अब जानते हैं यदि हम सचमुच अंधेरे में होते। और हम कह सकते हैं कि स्थानीय बबल मानवता के लिए एक उपहार है जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष को जान पाए। सबलाइमिनल गति से चलने वाले एक इंटरस्टेलर यान के लिए सबसे बड़ा खतरा धूल के कण होते हैं जो टकराव के दौरान जहाज को पाउडर में बदल देंगे। यहाँ तक कि काल्पनिक अवधारणाएं जैसे जहाज भी एक अग्रभागीय ढाल का सुझाव देते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने हमारी देखभाल कर ली है। इसने सूर्य के आसपास की धूल को हटा दिया और जैसे कहता है, आगे बढ़ो दोस्तों, अल्फा सेंट्री और ताऊ सेटी का रास्ता खुला है। मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियों की जानकारी और ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हमसे जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद।